प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अमेरिकी संविधान में संघीय व्यवस्था पर विचार करेंगे। थोड़ा सा संघीय शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक नवीन प्रयोग है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन होता है, लेकिन लैटिन भाषा में फेडरलिन से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है समझौता। कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर संघात्मक शासन का तात्पर्य होता है समझौते से उत्पन्न सरकार। संवैधानिक दृष्टि से संघात्मक का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं इकाइयों की सरकारों के बीच में शक्ति विभाजन कर दिया जाता है। कि इस संबंध में जो विचारक हैं गार्नर, उनका कहना है कि संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय व स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में, जिसे संविधान का कानून निश्चित करता है, सर्वोच्च होती हैं। संघ सरकार अकेली केंद्रीय सरकार नहीं होती, वरन केंद्रीय व स्थानीय सरकार मिलकर संघ सरकार बनती है। स्थानीय सरकारें संघ का ही एक हिस्सा होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया। कि सबसे पहले अमेरिका में संघीय व्यवस्था अपनाई गई। फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन है, उससे पूर्व भी अमेरिकी उपनिवेश अलग अलग राजनीतिक जीवन का व्यतीत कर रहे थे, अतः वे अपनी जो पृथक सत्ता है उसके प्रति स्वाभाविक रूप से मोह रखते थे। लेकिन इसके साथ ही उनमें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह दबाने वाले इन उपनिवेशों को भय था कि अलग अलग रहने से कोई भी यूरोपियन राष्ट्र उनको पुनः पराधीन कर सकता है। अतः बाहरी आक्रमणों से सफलतापूर्वक लड़ने हेतु उनका एक होना आवश्यक था, और यह संघीय व्यवस्था में ही पूरा हो सकता था। कि पृथक पृथक सत्ता में रहते हुए भी एक होने का उनका जो सपना है वो संघीय शासन में ही पूरा हो सकता था। एक दूसरा कारण था कि अमेरिका में विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ चल भी नहीं सकती थी। उसी तरह संविधान द्वारा स्थापित जो संघात्मक व्यवस्था में तत्कालीन समस्याओं का उस समय समाधान किया गया, इसलिए प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा। इसी कारण अमेरिका में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। संघीय व्यवस्था की क्या क्या तत्व होते हैं, संघीय व्यवस्था के क्या क्या तत्व होते हैं। कि अमेरिका में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली की जितनी विशेषताएं हैं, जितनी संघीय तत्व होते हैं, वो हमें अमेरिकी संविधान में दिखाई देते हैं। कि एक तो प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही संविधान से मान्यता प्राप्त हैं और अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। दूसरा है शक्तियों का विभाजन, कि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 में 8वीं और 10वीं उपधारा में केंद्रीय व राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और यह शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो एक सिद्धांत के आधार पर किया गया है, जिसे कि गणना और अवशेष का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें केंद्रीय सरकार की शक्तियों की तो गणना कर ली गई और राज्य सरकार की शक्तियां अवशेष शक्तियों के रूप में प्रदान की गई। केंद्रीय सरकार की शक्तियों और राज्य सरकार की शक्तियां वो तो हैं प्रदत्त, और राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं वो हैं मौलिक शक्तियां। तो कौन सी केंद्र सरकार की शक्ति है और कौन सी राज्य सरकार की शक्ति है। कि प्रथम अनुच्छेद की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें केंद्रीय सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है, जैसे कर लगाने की शक्ति, एकत्रित करने की शक्ति, विदेशियों से व्यापार नियमित करने की शक्ति, देश की साख पर ऋण लेने की शक्ति, नागरिकता के नियम बनाने की शक्ति, मुद्रा का निर्माण करना और उसका मूल्य निर्धारित करने की शक्ति, नकली मुद्रा बनाने वाले या नोट छापने वालों के विरुद्ध दंड की व्यवस्था करना, डाक और तार का प्रबंध करना, विज्ञापन और उपयोगी कलाओं को उन्नत करना, सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों का गठन करना, युद्ध की घोषणा करना, सेना की स्थापना करना, उनके नियमन के लिए कानून बनाना, जिले का निर्माण करना। और एक और जो महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई वो थी उपयुक्त शक्तियों के क्रियान्वयन हेतु कानूनों का निर्माण करना। कि कांग्रेस की जो उपयुक्त शक्तियों के क्रियान्वित हेतु आवश्यक
और उचित कानूनों को निर्माण करने की शक्ति किसको प्रदान की गई? केंद्रीय सरकार को प्रदान करती गई। और उसकी व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक निहित शक्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और आज केंद्रीय सरकार के पास इन शक्तियों के अलावा निहित शक्तियों के रूप में काफ़ी शक्तियाँ उसको प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक उसी तरह राज्यों की शक्तियों का भी संविधान में उल्लेख है। केंद्र सरकार की शक्तियों, लिखित शक्तियों के अलावा जो बाकी शक्तियाँ हैं वो राज्यों को प्रदान की गई है, जैसे स्थानीय कर, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, शिक्षा का संचालन करना, राज्य की साख पर ऋण लेना, यातायात नियमों की स्थापना करना, दीवानी और फौजदारी कानूनों का निर्माण करना, संपत्ति और जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था करना, संविधान में संशोधन में केंद्र सरकार का सहयोग करना, संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन करना। अमेरिका का जो शक्ति विभाजन है उसकी एक विशेषता है कि जहाँ केंद्र और राज्य सरकारों की वहाँ पर निषिद्ध शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। शक्तियों का तो उल्लेख किया ही गया है, इसके साथ साथ में कि राज्य सरकार के लिए क्या निषिद्ध शक्तियाँ हैं और केंद्र सरकार के लिए क्या निषिद्ध शक्तियाँ हैं इसका भी उल्लेख किया गया है। तो केंद्रीय सरकार की जो निषिद्ध शक्तियाँ कौन कौन सी हैं कि प्रथम जो अनुच्छेद है संविधान का, उसकी 9वीं उपधारा में इसके केंद्र सरकार की निषिद्ध शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि जैसे वो पहली इसकी निषिद्ध शक्ति है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पर रोक नहीं लगा सकती केंद्र सरकार, मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती नागरिकों को, भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती, किसी राज्य से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कर नहीं लगा सकती, राष्ट्रीय कोष से जब तक पैसा खर्च नहीं कर सकती जब तक कि कानून निर्माण के द्वारा उसकी स्वीकृति न मिल जाए। ठीक उसी तरह जैसे केंद्र सरकार की निषिद्ध शक्तियाँ हैं वैसे ही राज्य सरकार की भी कुछ निषिद्ध शक्तियाँ हैं कि राज्य सरकारें विदेशों के साथ में संधि और समझौते नहीं कर सकती, शक्ति के शांति जब ये देश में है तो उस समय सेना नहीं रख सकती, वो कांग्रेस की सहमति से के बिना निर्यात और आयात पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, कोई कानून नहीं बना सकती, राज्य राष्ट्रीय संपत्ति पर कर नहीं लगा सकते, मुद्रा का निर्माण नहीं कर सकते, दास प्रथा को लागू नहीं कर सकते, रंग भेद के आधार पर मताधिकार से किसी को वंचित नहीं कर सकते। कि राज्य की जो अंतिम शक्ति किसके पास में है? अमेरिका में ये मानते हैं कि राज्य की जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास में है? जनता के पास में है। इसलिए जनता पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। एक संघीय तत्व संविधान में है संविधान की सर्वोच्चता। संघ का निर्माण समझौते के आधार पर हुआ है, अतः केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार सभी उसके अंग हैं। संविधान सर्वोच्च कानून, संविधान में जो लिखा गया है वो सर्वोच्च है। अमेरिकी संविधान में जो संघीय तत्व है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वहाँ की गई है। कार्य संविधान की व्यवस्था रक्षा करना, इस आधार पर केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के कानूनों का अवैध घोषित कर सकता है। यही न्यायिक सर्वोच्चता है कि दोनों सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों में सीमित रखता है। सर्वोच्च न्याय जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है, कानून की संवैधानिकता की जांच सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। संघीय लक्षण एक और है दोहरी नागरिकता, कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक तो वो अमेरिकी संघ का नागरिक है एक नागरिक, और दूसरा जिस राज्य में वह रहता है उसको वहाँ की भी नागरिकता प्रदान की जाती है। और संघीय व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। कि संघीय तत्व एक ये जो संघीय तत्व है कि संघीय व्यवस्थापिका का जो द्वितीय सदन है सीनेट, उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, चाहे कोई राज्य छोटा है और चाहे कोई राज्य बड़ा है। हर एक राज्य को सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। तो ये समानता का सिद्धांत है कि प्रत्येक राज्य को जो समान द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और एक और संघीय तत्व है कि राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अउल्लंघनीय है। नए राज्यों का प्रवेश का अधिकार दूसरे राज्य में क्षेत्राधिकार में, मतलब नए राज्य प्रवेश तो कर सकते हैं संघीय व्यवस्था में, लेकिन
किसी दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार से नवीन राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। उसकी सहमति यदि है तो किया जा सकता है, यदि असहमति है तो नहीं किया जा सकता। और एक संघीय तत्व और है, संविधान संशोधन में पूरी शक्ति प्राप्त है उसको। प्रस्तावना अनुसमर्थन दोनों में केंद्र सरकार को भी अधिकार है और राज्य सरकारों को भी अधिकार है। तो अमेरिका में संघीय व्यवस्था को हम इसलिए अपनाया गया ताकि प्रत्येक जो राज्य है वो पृथक पृथक अपनी सत्ता का उपभोग करते हुए भी एकजुट रह सके, ताकि विश्व मानचित्र पर जो अमेरिकी संघ है उसको क्या किया जा सके, ज़्यादा शक्तिशाली दर्शाया जा सके और उसके शक्तिशाली होने में राज्यों की जो आपसी मतभेद हैं वो किसी तरह आड़े नहीं आए। संघीय व्यवस्था का यही जो मुख्य उद्देश्य था। आज हम अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है अपने इन सब उद्देश्यों में सफल प्रति हमें दिखाई देती है। धन्यवाद।